नमस्कार साथियों। जैसा हम सबको पता है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले। कोई किसी जाति के उत्थान को लेकर चलता है, कोई राष्ट्र के, कोई किसी कौम के उत्थान को लेकर चल रहा है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के घर आए जिसने उत्थान की ठानी और आज तक वही जज्बा, पढ़ाई से लेकर आज तक वही जज्बा कायम है। बहुत से बलिदान दिए आपने। उस शख्सियत पर का बलिदान हुआ जो हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आज लड़ाई लड़ी और पहले से लड़ते चले आए हैं। उन्होंने अपने पुत्र तक आंदोलन के लिए बलिदान कर दिए। आज हम ऐसी शख्सियत के लिए आए हैं, उनके बारे में जानेंगे जो एक ईमानदारी का प्रतीक है, और सवाल भी ऐसे जानेंगे हम जो अगर कोई उनसे जुड़ना चाहे। उनसे जुड़ने के लिए जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने अपने साथियों से, कई लोगों से चर्चा की कि भाई मैं उस महान हस्ती के इंटरव्यू के लिए उनके पास पहुंच रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या क्या उनसे पूछ सकता हूं जो उनसे लोग बाग जुड़े और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं ऐसे ही सवाल उनसे पूछूंगा। तो वो शख्सियत है जो भारतीय किसान यूनियन है। हमारी भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी के आवास पर हैं। उनसे मुलाकात करेंगे आज हम चौधरी साहब से। चौधरी साहब नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत कि आपने मिलने का समय दिया और बात करने का आपने हमें समय दिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आपसे बहुत लोग प्रेरणा भी लेते हैं। आंदोलन बहुत बहुत बड़े किए, टिकैत साहब के साथ भी आप रहे। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप 2014 या 15 में टिकैत साहब की यूनियन से अलग हुए। जब आप अलग हुए, एक बड़ा लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि लोग बाग जैसे कोई किसी का पुत्र है, वो कहता है जी मैं इसका पुत्र हूं तो इसका कोई ढिंढोरा थोड़ी पीटूंगा कि मैं असली पुत्र में। तो लोगों ने सवाल किया कि आपने अपनी यूनियन का नाम भारतीय किसान यूनियन असली क्यों रखा। तो मैं ये जानना चाहता। मैं इसके बारे में बता दूं आपसे। मैंने अपने जीवन में विचारधारा को बहुत महत्व दिया है। जब मैं पढ़ता था मैं चंद विचारधारा से प्रेरित था और वो मेरे आदर्श थे साहब। और उनका एक सिद्धांत था, उनकी विचारधारा थी कि मैं राजनीति में जाऊंगा और मैं कभी भी अपने जीवन में कार्य से पैसा लेकर राजनीति नहीं करूंगा। और ना उन्होंने की, पूरे दिन में खूब पालन किया। इसी तरीके टिकैत साहब जुड़े 87 में, उनकी भी अपनी आइडियोलॉजी थी, उससे प्रभावित हुए। टिकैत साहब ने कहा कि हम नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करेंगे, हम पार्लियामेंट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसे अपनी पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, ना हम चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने नाम रखा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन बनाया। हम मुझे प्रभावित हुए क्योंकि एक विचारधारा है इनमें। ऐसे देश में जहां सब लोग चुनाव भागते हो, चुनाव लड़ जा रहे हो, वहां ये सेक्रीफाइस करना कि हम लड़ेंगे पब्लिक के लिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो जुड़े। तो जब तक वो रहे उस विचारधारा का पालन हुआ, हम उनके साथ कर गए। और उसके बाद जो उन्हीं के सामने जिस तरीके से उनकी विचारधारा को तोड़ा गया, उससे हम निपट चुके। एक बार हरिद्वार में हमारी बैठक हो रही थी। उस बैठक में उन्हीं के बेटे द्वारा गाँव बनाया गया, राकेश टिकैत द्वारा, कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाओ। मैं अपने साथ खड़ा था, लेकिन नहीं, ये बात करते आप पार्टी नहीं बढ़ी पार्टी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं एक टाइम का हुआ। उन्होंने कहा भाई देखो, ये यूनियन जो हमारी राइज दे रही है, ये हमारी ताकत है और किसी को नहीं मालूम इसकी रेंज कहां तक है, ये कहां तक मार सकती है, इससे सब डरते हैं। और उन्हें वो एग्जाम्पल दिया कि एक मटर का खेत था, उस खेत में जो रखवाली था खेत का, उन्हें 3 कमान बनाई और सुबह जाकर 3 लेकर बैठता था कमान लेके, और ऊपर रखता था कमान। तो ऊपर कौवे उड़ते थे और सोचते थे भाई इसकी कमान में तीर है और तीर बांधना पड़ा, इसका पता नहीं कहा था मारेगा। और डरते थे कौवे और घर को ले आकर। एक दिन बेवकूफ की नींद आई, छोड़ कर नहीं तुझे। ये बाद में उन्होंने अपने बेटों को इज्जत करके सुनाई, ताकि सुन भाई देर। और जब वो चंग आई उन्हें तीर छोड़ दिया। अब वो तीर जो छूटा वो खेत से 100 मीटर पीछे गिर गया।
कहो नहीं जाने रेंज नहीं जाके खाओ, खेत पहन गए। तो उन्होंने कहा भाई इस रेंज कहाँ तक है इस चीज की रेंज थी कि इसको मत खुलवाओ, कहाँ तक जाएगी और नहीं कब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम उनकी वजह से प्रभावित थे और हमने उनके साथ कहा कि हम चुनाव नहीं करेंगे, हम आपके साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, उन्हीं के बेटे ने उनके बेटा दोस्त की चारों खतवाली बजाकर चुनाव लड़ा, अपनी सीट से लड़ा और जमा जब्त थी। पार्लियामेंट लड़ा हुआ, अब उनकी विचारधारा को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन हम आज तक भी उनकी कुछ विचारधारा को चुनाव नहीं लड़ती देंगे। इसलिए हमने संगठन नाम दिया अपने भारतीय किसान आखिरी राजनीतिक। हम चुनाव न लड़े हैं न लड़ेंगे और जीवन। साहब मेरा सवाल राजनीतिक में नहीं था, मेरा सवाल था असली पर। असली सवाल क्या है कि ये असली नाम क्यों पड़ा? असली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाकी क्यों लड़ रहे हैं, बाकी लड़ रहे तो ना, तो कैसे लड़ सकते हैं? चुनाव न लड़ना, तो हमने कहा हम हैं उस विधानसभा के, हमने नाम दिया असली राजनीतिक, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप देख रहे हो गुलाब चढ़ू पंजाब में लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं और तमाम चीजें लड़ रही है इलेक्शन। हमने क्या किया, हम नहीं करेंगे और हम आज भी कायम है। नहीं लड़ा था मेरे को चुनाव, मैंने आज तक जीवन चुनाव लड़ा। मैं एक बार 75 में सिंभावली पीजी कॉलेज छात्र का अध्यक्ष रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ा मैंने। मेरे यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड कायम है, भावी में निर्वोट प्रेसिडेंट चुना गया हूँ 75 में, बहुत चुनाव लड़ा मैंने आज तक अपने जीवन में। कि मैं अपने चुनाव नहीं लड़ा और न मैं कभी लड़ूंगा, इसलिए रखा नाम हमने भारतीय असली शक्ति की। अच्छा चौधरी साहब, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जब महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा थे तो उनके जिंदा होने के साथ हम सब जानते हैं कि भारत का किसान उनके नाम पर बिल्कुल एक हो जाता है। बिल्कुल सारे लोग जुड़ जाते थे, इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी, बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन आज का जो परिवेश है वो बदला हुआ है। आज देखते हैं कभी आपकी यूनियन है, कभी कोई शंकर यूनियन है, कभी कोई भानु जी की यूनियन है। इतनी यूनियनें हो गई, आम आदमी जो आम जनमानस है वो सोचता है कि यूनियन में जाऊं तो कौन सी यूनियन में जाऊं, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्या ये राजनीतिक स्टंट था, पॉलिटिकल है स्टंट है ये किसी राजनीतिक पार्टी का कि इनको बांटा जाए आपस में किसानों को, या फिर किसानों का किसान के जो संगठन थे इनका आपसी कोई विवाद था? देखो, शुरू में तो जब तक दिल्ली का आंदोलन नहीं हुआ था, 13 में चला हुआ आंदोलन हमारा एसटीएम द्वारा, तब तक तो ऐसा कोई मैटर नहीं था सरकारों का। उसके बाद तो सरकारों की प्लानिंग बनी, ये ताकत बनी भारत के अंदर, बहुत बड़ी स्टेप थी, इसको डिवाइड करो, अलग अलग बनाओ सेंटर को, अलग अलग। लेकिन जो सेंटर बनी प्रोग्रेस हुई, इसके लिए उनका परवानी जिम्मेदार है। टिकैत के बाद क्योंकि वारिस थे वो नहीं संभाल पाए, उन्होंने आंदोलन बेइज्जत कर दी। टिकैत साहब की परंपरा थी, जब भी कोई आंदोलन होता था वो कमेटी बनाते थे, पैसा हुआ। और इन्होंने क्या करा, आंदोलनों को इन्होंने ट्रेन चेंज कर दिया। हम जब आंदोलन चलाओ, हम आंदोलन चला लगे, सौदा हो गया, इवेंट क्या आंदोलन खत्म करो। तो ये जो सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने बेच चुके। मैं बता दूं आपसे, 20 आंदोलन के सबूत मेरे पास है बिकने के, मैं दे दूंगा। मेरा बेटा आंदोलन बैंक वाले को वोट भेजा गया, उसमें क्या हुआ कि लोग एक भ्रम पूछ रहे कि ये टिकैत साहब को गलत कर दिया। उनका सेक्रीफाइस था, किसान के बेटे खाली डालते करते मैं बता के आ गया। फिर आपको मैं एक बार हम बाबू छावनी मीटिंग करने जा रहे थे, छावनी के बाद गाँव है, तो वहां कोई समय नहीं थी, तो हम ट्रक में बैठ लिए, तो सब पीछे ट्रक में से और गाँव में गए। लेकिन देखिए आज तो 50 की गाड़ी में बैठे सब बत्ती इकट्ठी करने, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। अच्छे लोग जो थे, जो सवाल करते थे इनसे, जो नहीं रखने की कोशिश करते थे, उन सबको उन्होंने किनारे किया। और जितने भी तमाम इस तरह के लोग जो लाओ को तुम भी खाओ, भाई पूरा गुरु इकट्ठा कर लिया, अब वो कर रहे हैं अपना काम करते रहो। इसलिए तमाम सत्य बढ़ती चलेगी। इसका एक और भी हो गया, दिल्ली आंदोलन के बाद ये टोल लगे हुए हैं पूरे भारत में, टोल पर निकलना भी एक तो उस मूवमेंट में बात आई, हरियाणा पंजाब भी हो गई। अब बहुत से सेंटर रोज बन रहे हैं, वो टोल के लिए लगते हैं, खाली तो मकसद भी नहीं है। अब टोल पर गाड़ी चल देगी, ये उनका धंधा बन गया बस खाली। आप देख रहे हो, देखता हूँ किसानों की लड़ाई तो टोल फ्री करवाने की चक्कर, किसानों की लड़ाई एक आज की तारीख में किसानों के 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं, और ये हल हो जाए
कि 20 के काश्तकार भी अपने बच्चों को अमेरिका को सत्ता पाने की एक बार रोक तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आप मैं कई आपके और भी बातें सुनी हैं, कई बार पहले भी इंटरव्यू देखे भी मैंने इस पर रिसर्च भी की, और आज भी आपकी बातों में दुख झलकता है। आप राकेश टिकैत से बड़ा खिलाफ रहते हैं, ऐसा क्यों? राकेश टिकैत जबकि आपने अभी तक ठाकुर भानु प्रताप जी का नाम नहीं लिया, या दूसरी यूनियन है उनका किसी का नाम नहीं लिया। ऐसा क्या उनमें था कि मैं ज्यादा इन्होंने मैं ना भानु के साथ रहा ना और के साथ भी, ये सब जूनियर प्रोफेसर। मैं सन 1984 में सेक्टर बना था बिलारीगंज में, जब 87 डिवीजन नहीं बनी थी बात नहीं, जब बात नहीं बनी थी तब मैं पढ़ाई छोड़कर आया था। बिलारी गन्ना फैक्ट्री थी, उसका गन्ना पकाया था हमने। एक साल संगौती बना के पूरी देगी, लाइन लड़ी, और 25 दिन ट्रालियां बड़ी खरीदी गन्ने की, बैलगाड़ी खरीदी बैल गन्ने के लोग, और वो हमने भुगतान लिया DMI बफर मैदान में रैली। 87 डिवीजन बनी, हमने कहा आपको एक होनी चाहिए, हमने अपने दो मर्ज कर दिया उसके अंदर टिकट पर, हमने साथ काम किया और हम लड़े। तो मेरा अब राकेश की बात याद आती है, कभी हम तो इनके साथ थे, 27 साल हम गुजारे इनके साथ, और हमारे सामने हम तो बेचे जा रहे हैं, हम किसका मदद करके बताओ? अच्छा आप वो तो उसी का हुआ ना, पट्टा पास तो क्या हुआ, बलबीर तेवतिया ने जो मूवमेंट किया जाएगा बाद में मिलकर वो उसको बेचा गया, हमारा बैंक आंदोलन बेचा गया। कितने बताऊँ आपको मैं? तो जो आदमी शराब बेच रहे हैं आंदोलनों को, उससे तो मतलब हुआ नहीं हमारा, हमारा तो मतलब क्या होगा, वो तो थे ही नहीं, लाइन तो हमारी थी ना। हमने इन पर टाइम बढ़ा था अपने 25 साल का, इनके साथ बर्बाद किया था। मुझे पहले से लगी, पहला व्यक्ति हूँ भारत के अंदर जिस पे NSA कन्फर्म हुई, इसके गवर्नमेंट कन्फर्म कर दी, एडवाइस बोर्ड ने कन्फर्म कर दी, और मैं माफी नहीं मांगी, बात नहीं बोल रही, माफी क्या गए, इनके साथ थे हम तो सात बड़ी संगठन की, एक साल बाद आंदोलन चला नहीं छोड़ा देंगे। और 3 लोग हुए भारत के अंदर, दुनिया भारत में संगठन का नहीं होगी, जब मेरे साथ इधर तसामत का था, जो कन्फर्म होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का वापिस किया गया, तो हमें लाई खड़ी, हमारा कहीं से सवाल हो सकता हो तो होता। अच्छा, और यही जिम्मेदार है आज, यही जिम्मेदार है आज संगठन बनने का तमाम, क्योंकि इन पर विश्वास होगा नहीं आप, ये करो सब। अच्छा, सरकार तो काफी तवज्जो टिकैत साहब को बहुत देती है, सरकार सब कुछ देती है। हमने देखा कि आप लोग भी, मुझे लगता है आप नहीं पहुंच पाए थे लखीमपुर की घटना के लिए, और जो उसमें लाइजन कराया गया था, समझौता कराया गया, उसके लिए भी राकेश जी में आगे बढ़े। तो ऐसा क्या अंदर राकेश में है कि लखीमपुर घटना हुई, लखीमपुर घटना में हमने ही तय किया था कि वहाँ वो डेड बॉडी रखेंगे थी, और वहाँ फैसला अगले दिन होगा। SK में तय कर लिया दिल्ली में बैठकर कि 4 डिमांड हमारी होंगी, हम लोग आ रहे हैं, डेड बॉडी रख दो वहीं सड़क पर ही, तो भाई फैसला हुआ। ये बैठक 3 तारीख की थी, 4 को रैली होगी थी वहाँ तैयारी थी। तो अब आप देखिए कि सब SK लोग चले वहाँ के, सबको रोक लिया, हमें रोक लिया, हम जंगल भाग। राकेश टिकैत को सुबह ही 5 बजे निकाल के वहां सोटी रहती है, और कोई नहीं पहुंचता। और इंडियन एक्सप्रेस ने नीच छापी है, मेरे पास अखबार है, आप देखे जाना, कड़ी रखी है, उसका हेडलाइन है कि राकेश टिकैत और योगी टीम लखीमपुर आंदोलन को लेकर टीम, और राकेश टिकैत ने ही शर्त लगवाई योगी को सर की कि बाकी कोई नहीं आना चाहिए यहाँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ अखबार रखा मेरे पास, इंडियन एक्सप्रेस जो भारत का माना अखबार है, उसकी हेडलाइन है कि राकेश पर योगी टीम, और राकेश नहीं बड़ा सिक्का को कोई नेता नहीं आती है। हम बड़ी मुश्किल दफा पहुंचे लगे, जब पहुंचे तब तक फैसला कर दिया था 10 मिनट के अंदर, और आगे मत पैदान कर दिया, फैसला हो गया। फैसला क्या किया? 1 करोड़ की डिमांड थी हमारी, मैं दबाव गई 45 लाख। हमारी डिमांड थी किसानों को मुकदमा काम नहीं होगा, मुकदमा काम हो गया। और हमारी डिमांड थी घायलों को 10 लाख मिलेगा, आज तक भी नहीं मिला, एक नया पर घायलों को नहीं मिला, किसानों मुकदमे कायम हुए, किसान जेल काट रहे हैं। और राकेश, और मेरी क्या कह रहा हूँ, जब दोबारा राकेश गए लखीमपुर, उनके परिवार ने कहा, अखबार रखा कर पढ़ रहा हूँ समझ जाना, उसके परिवार ने कहा कि हम हाथ जोड़ा लो, आप अब पकड़ चल जाओ, अब पकड़ चल जाओ, तो जो कुछ ठीक है नहीं रखे चल जाओ। वो लखीमपुर बेचा, पहलवानों को नहीं बेचा क्या? आप पता मुझे, हमारी बहन बेटियां रात के 12 बजे
भूटो की चीज साइज पर हाथ दे रही थी, साक्षी मलिक जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, रखे पैर पे, उस सामने मुझे लगा सर डील कराने में पक्के हैं। पक्का डीलर है, डीलर तो। मैं राकेश टिकैत को नहीं मानता हूँ। राकेश टिकैत किसानों की आंदोलन बेचने का बहुत बड़ा डीलर है इस देश का। उसने डील किया, उसने सौदे किए, फैसले कभी नहीं किया। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा मैं झलक तो कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ। अच्छा सही साहब, आपका मैंने ये बात नोटिस करी कि आप जो बात कहते हो बड़ी घमंड से कहते हो, सारी बातें देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आप सरकार के बहुत खिलाफ रहते हो। इनके तो रहता है, सरकार के भी बहुत खिलाफ रहते हो आप। सरकार से क्या कोई ऐसा कदम हो गया कि बहुत ज्यादा गुनाह हो गया सरकार से, कि सरकार के इतना खिलाफ क्यों रह रहे हो आप? सरकार जब कांग्रेस की थी, तब भी लड़ रहे थे, और कांग्रेस की सरकार ने हम पहले से लगी। असर हो, हमारा कहना यह है कि सरकार किसी भी कोई लड़ पार्टी नहीं होती है, पार्टी से पार्टी, सवाल सरकार से होते हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, या बसपा की हो, सवाल जनता के सरकार से होते हैं। जनता सरकार बनाती है, इसलिए कि हमारे मुद्दों की आप बात की है, मुद्दे आप हल करो। अब आप मुझे बताओ, इस सरकार से हमारे सवाल, हमारे क्या सवाल का आप? हमारे सरकार सवाल ये है कि 2014 में जो आज प्रधानमंत्री भारत के हैं, ये प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने स्वास्थ्य मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री कमेटी चेयरमैन से, इन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार किसानों को एमएसपी देती है, ये गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए आप एमएसपी। जब तक गारंटी नहीं मिलेगी किसान बर्बाद हो जाएगा भारत का। पूरा भाषण बर्बाद बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ, एमएसपी की जहां तक बात आई, मैं एमएसपी पर आपसे पूछता, एमएसपी कांग्रेस इतने वर्ष राज कर गई, बीच में और सरकारें भी आई, उन्होंने भी राज किया, और अब भाजपा राज कर रही है। जब भाजपा का राज नहीं था तो भाजपा कहती थी कि हम आएंगे तो हम एमएसपी देंगे। आज भाजपा राज में है तो आज वो नहीं दे पाती। आज दूसरी पार्टियां, कांग्रेस कहती है, राहुल जी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम एमएसपी का लीगल वारंटी देंगे। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है सरकारों के काम में कि इतने वर्ष से लेकर और आज तक एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं दे पाती? यही सब सवाल आता। कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी नहीं दी, ठीक है, 40 सीट पर चुमट के बैठ गई ना। कांग्रेस ने कहा अपने मैनिफेस्टो कहा भी नहीं क्या बच्चे ने। अब की बात कहा हम देंगे, अब तक नहीं कहा कभी। अब कहा पहली बात ये दवा आंदोलन का है बात, तो कहा कि हम देंगे। लेकिन सवाल जब भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वोटर पत्र का दिया था, वहां कहा था रिटेन हम सत्ता में आएंगे। मोदी जी के 20 स्क्रिप्ट है भाषण की, हम एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर 32+50% की आधार पर हम बहुत फसल का जो ना मुनाफा जोड़ते हैं, एमएस पीरियड का था। तो सत्ता में जब ये आ गए तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया उन्होंने, हम मदद नहीं करते। हमारा सवाल है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आज भारत का, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जनता ने क्या बोला है तो पूरा करो ना। इन्हीं ने कहा था ये बात भी कि हम आएंगे, हम एमएसपी गारंटी देंगे, इन्होंने कहा था। इन्होंने बोला था पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम किसानों पकड़ के वापस करेंगे। इन्होंने बोला था ये पूरे देश के नौजवानों को, हम सत्ता में आएंगे, हम तो रोजगार देंगे नौजवानों को। इन्होंने ये बोला था कि जैसा आपने कहा कि आपके ऊपर जो एनएसए लगा था वो कांग्रेस की सरकार में लगा है, और फिर आप कहते हो कि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन आपका कुछ ऐसा पता चला कुछ सूत्रों के द्वारा कि आपने जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका आपने समर्थन किया। बिल्कुल, उसका आपने क्यों किया समर्थन? एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन? नहीं, राजनीतिक पार्टी क्या मैंने, मैं आज भी कर रहा हूँ इस बात को लेकर। मैंने किसी राजनीतिक पार्टी समर्थन नहीं किया, मैंने व्यक्तिगत समर्थन किया। मैंने समर्थन किया राहुल गांधी का। पहली बार विश्व के इतिहास में एक लड़का, वो कन्याकुमारी कश्मीर तक भारत को जाना निकला देश के अंदर, वो गाँव बजा रहा है, वो मशीन कुत्ती काट रहा, लोगों बजा रहा, तो समझ रहा था गांधी ने नहीं किया था। गांधी के बाद एक दूसरा व्यक्ति हुआ भारत के अंदर, भाभी गाँव बजाकर समझते वो जानने की कोशिश की है रोड पर प्रॉब्लम क्या है। और अगर कल मान प्राइम मिनिस्टर बनते हो, उसे पता है रोड पे क्या है, पॉलिसी बनेगी। रशिया में और सॉरी चाइना भारत में क्या अंतर ये बनता रहा। चाइना आजाद हुआ तो चाइना ये पॉलिसी बननी थी, तो चाइना ने कहा बहुत सुना कि नहीं हम पॉलिसी बनाएंगे
रूट से लेंगे समस्या तो साहब मैं एक बात रोक के कहूँ, आप यात्राओं की बात करते, आपने यात्रा का उसका समर्थन किया था। राहुल गांधी कांग्रेस के एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन यात्राएं तो भाजपा ने भी बहुत निकाली थी। कोई रथ यात्रा कई बार निकाली है, कई तरह की यात्राओं से बताते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग तो ये बताते हैं कि ये पार्टी की पैदाइशी यात्राओं से हुई। लेकिन क्या कभी आप यात्राओं का समर्थन किया? उनकी यात्रा एक दूसरी टाइप की यात्रा थी। रथों से निकली, ऐसी रथ से निकली। क्या यात्रा पता आपको? एसी रथ था, एयर कंडीशनर रथ था अपने सर। एक दिन पैदल नहीं चले, एक घंटे बने चले हो। ऐसी यात्रा तो बहुत ही करती भारत में, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा पैदल यात्रा थी। और जियो टेम्परेचर यात्रा निकाली, 2 मिनट निकाली लो, पर इतने मिनट हो गए कोई आदमी निकला था ही बाहर। अरे ऐसे लोग आप दिक्कत करेंगे क्या उन्हें? जो व्यक्ति, अरे मैं कहूँ आज मोदी यात्रा करें पैदल, हम सपोर्ट करें, उनकी क्या बात हो गई? करें ना, हम सपोर्ट करेंगे भाई। जो व्यक्ति कन्याकुमारी कश्मीर तक चल जाए पैदल, उसको दिक्कत क्या हो? क्या उसको करें मिलती है, सांस मिल रही है। अच्छा, एक ऐसी, केवल एक ऐसी अच्छाई गिना दो जो भाजपा की सरकार ने की हो आज तक, कोई है ऐसा? किसानों के लिए तो कोई नहीं आता कैसा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों को भाजपा कर रहा हूँ। मोदी, मैं भाजपा नहीं मानता हूँ। मैं दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं है, दिल्ली में पहले से ही मोदी सरकार रही है। एक एग्जाम्पल दूंगा आपके, जो भूमिधर कानून, मैं आपके शब्दों को समझ रहा हूँ। आप समझ रहे ना, भाजपा सरकार नहीं कहेंगे साहब, ये सरकार 14 से मोदी की है। और मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने क्या करा, जब भाजपा थी तब जब कोई भूमि अधिग्रहण बिल आया था पार्लियामेंट में, भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को समाप्त करने के लिए लाया गया पार्लियामेंट में, तो पूरे देश की पार्टी सफाई की है। जब राजनाथ सिंह थे सेंट्रल में और जेटली थे और थी सत्ता फरार हो, वे सत्तापाई थी। आज हमने कागजात समाप्त कर दिया, किसानों की लूट का बहुत बड़ा कानून जो जमीन अधिग्रहण था निपटा दिया हो। और राहुल ने उनको धन्यवाद दिया कि आप स्वर्ण खत्म किया है, और राहुल गांधी ने लाया कानून लाया। लेकिन अब आप देखो, आप पूरी पार्टी ने मेरे छतबा के एक इतना बड़ा लूट का कानून खत्म किया भारत के अंदर, अंग्रेजों बनाया 14 जगह, और तब मोदी द्वारा सत्ता में आई दिल्ली, और मोदी ने उस कानून को समाप्त करने के लिए 3 अध्यादेश लेकर आए। अब पूरी पार्टी खत्म कर दी दिल्ली। भाजपा उस दिन खत्म हुई थी जिस दिन मोदी भूमि अधिग्रहण पुराना कानून लाने के लिए 3 अध्यादेश ले गए और पार्टी शांत हो गई। पार्टियों को बोला नहीं, उस दिन ही हो गया था। अब पार्टी कुछ है नहीं, पार्टी मोदी की है और पार्टी डिक्टेट खत्म कर, पार्टी है ही नहीं। मैं इस बात कर रहा हूँ। और उस दिन खत्म हुई पार्टी जब मोदी 3 बिल लेकर आए पार्लियामेंट के 12 में। 13 महीने जब किसान भारत में सड़क पर थे जा रहे, एक भी नेता नहीं बोला पार्टी का। आपने किसानों की बात कह दी कि मैं किसानों के हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया, आप केवल किसान पर बोलते हैं। लेकिन आपको कई बार आपके बयान देखने को मिले कि आप सरकार की जो योजना अग्निवीर योजना, इसका भी विरोध करते हैं। ऐसा लगता है कि आप विपक्ष के लिए कोई मुद्दा भी छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप बताओ अग्निवीर क्या है? अग्निवीर योजना आपको जाता आर्मी में, आज भी देश की बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपी हो, रेल पुलिस हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आज कौन है? 95% बच्चे गांव की तो हैं, और गांव का ही तो रोजगार था। हम जाते थे कभी टिकट के 5 बजे सड़क पर, देखते बाद बच्चे दौड़ रहे हैं। आर्मी एक जज्बा था भारत का। आर्मी कोई ये नहीं कोई लड्डू, आर्मी जज्बा था जान देने का। और आर्मी में जो जवान जाता था हमारा, आपने उसको खाली पेंशन न देनी पड़ा, अग्नि बीमा दिया। अब बताइए मुझे, आप अब क्या % पेंशन देगा? आपके खिलाड़ी कौन था? वो सचिन, एमपी रहा, क्रिकेट खिलाड़ी, क्या नाम उसका? सचिन, क्या नाम उसका? सचिन तेंदुलकर। वो पेंशन देगा, हेमाली पेंशन देगी, सुभाष चंद्रा पेंशन देगा, अमिताभ बच्चन पेंशन देगा, धर्मेंद्र पेंशन देंगे, रेखा पेंशन देंगी। ये पेंशन देंगे, टैक्स देंगे। और जो 20 गोली खा रहा जवान हमारा बेटा वो घर को ऐसा चलाएगा। अग्निवीर योजना लाकर मोदी जी ने पूरे भारत के गांव का रोजगार था, जज्बा था आर्मी का, समाप्त कर दिया। तो बोल देंगे इसका। अब आपको पता है लड़का नब्बी बड़ा अग्निवीर योजना के अंदर जो क्या हुआ था, उसकी बॉडी गाँव आई। एक साधारण गाड़ी गाँव पहुंचा गई, कोई ना अफसर आया, न बैंड, न बाजा, न कोई सम्मान, न उसके बहनों ने कंधा दिया उसे। अब बताओ
ये क्या है ये? तो मोदी ने कौन सा काम करा बताओ ना। खेती को इनडायरेक्ट मोदी की पॉलिसी थी। 12,000 अरब डॉलर का जो कारोबार है हमारा, लॉकडाउन में सब सेक्टर ध्वस्त हो गए भारत के, सब ध्वस्त हो गए। किसी को 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, किसी को 25 लाख का पैकेज दिया गया, किसानों को कुछ पैकेज दिया गया। उसके बावजूद किसानों ने 3% ग्रोथ दी इंडिया को, भारत को। और उसके बाद नजर लगी अडानी अंबानी की, इसे हमें दो पूरे कारोबार को। और अडानी अंबानी को खेती सौंपने के लिए ही मोदी बिल लाए पार्लियामेंट के अंदर, जो 700-900 किसान शहादत दी उसको। अब आप बताओ मुझे, आप कैसे तारीफ करते? 900 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री आके बोलता है कि मेरी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, तो माफी लेता हूं। अब समझता है बात होता, अच्छा समझता करेगा इस बात का। काफी सुर्खियां बटोरी थी इस बयान ने भी कि बैकफुट पे मोदी जी आ गए। बैकफुट क्या 200 लोग करवा के, और सतपाल मलिक कहते हैं मैंने एक बार कह दिया था आप अपनी बात मान लो, तो कर रहे मेले मर रहे हैं। ये समझ नहीं बढ़े क्या हार में सब देखे 900 लोग और फिर सुनो कहते क्या हो, ये आतंकवादी है। जिस पंजाब के भगत सिंह ने जाकर अपनी फांसी का 21 साल उम्र में, वो आतंकवादी उसके बच्चा, जिस वजह से पंजाब मारा दायर में जाकर, उसके वजह से आतंकवादी है क्या? जिस पंजाब के लोगों ने आजादी की लड़ाई में फांसी हुई, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल 31 लोग फांसी में, 29 या 28 पंजाब के थे, 21 तो पंजाब से हुई। पंजाब हर पंच को लाया, जब भूकंप बढ़ता था, देश में आबादी होता था, तब पंजाब ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया जो उसमें आन में, और भारत में बनाया, पंजाब ने बनाया। पंजाब था वो, जिस पंजाब के लोग करोड़ की आबादी की, 3 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में 8 करोड़ खाना खिलाते हो, वो आतंकवादी है, वो आतंकवाद बोलो क्या? अच्छा साहब, आपने कई बार आपके बयान ऐसे आए कि आप, ऐसा लगता है कि कोई विपक्ष के लिए कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते। आप अपने बयानों से हर एक पर अटैक करते हैं। आप भारतीय संस्कृति में जो यहाँ भारत में जो संत महात्मा है, उन पर भी आपके कई कटाक्ष ऐसे बयान आए जो उस वक्त ऐसा लगता था कि ये विवादित है। संत महात्मा हिंदू है ना, हिंदू की बात करते हैं ना, मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू संस्कृति से पालन करता हूँ। मैंने अपने जीवन बाद तक बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट, मीट और शराब का सेवन नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तक नहीं किया मैं टेस्ट नहीं लिया इसका कभी। ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ। आप बताओ, जिस महात्मा के चरण छूते हो प्रधानमंत्री, चरण छूते हो गृह मंत्री, चरण छूते हो चीफ मिनिस्टर, जाके 1 करोड़ के फॉलोवर हो और वो बलात्कार करता हो, और बलात्कार में सजा देती है सुप्रीम कोर्ट, जेल में आज बंद है बापू। तो ये क्या क्या बोलोगे बताओ? ये संत है, ये संत हो गया मैंने। चिमानंद स्वामी चिमानंद एक संत है, होम मिनिस्टर भारत के, वित्त मिनिस्टर। रात को हॉस्टल में लड़की लाए महंगा होकर मनाई कराओगे, ये संत है? आप बताओ भैया। अच्छा जोई साहब, आपकी बात ठीक है, ये उन पर आरोप है। मैं भी आरोप सजा काट रहे हैं, सजा वही आरोप मारे गया, आरोप में सिद्ध हो गया, आरोप नहीं है, दोषी पाए गए, दोषी पाएगा, दोषी पाएंगे तो चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। सजा हो गई तो। लेकिन जोई साहब एक बात बताओ, कभी आपने किसी मुल्ला मौलवी पर ऐसी टिप्पणी की है? किस पर? बिल्कुल ना। अभी पीछे कई बार सुर्खियों में था कि मौलवी ने किसी बच्ची के साथ रेप किया, बलात्कार करता था, ये कई बयान ऐसे आए। मैंने जब भी सवाल पूछा तभी मैंने कहा है, मुल्ला हो मौलवी हो कोई भी हो, चाहे जो व्यक्ति संस्कृति का रखवाला है, धर्म के रखने की बात करता है और वही इस तरह काम करता तो वो तो है ही नहीं लायक, उसको तो बहुत कई सजा मिलती है, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई मंदिर का पुजारी हो, कोई भी हो। इसका कोई मतलब नहीं। मैं एक बात साफ कहता हूँ आपसे, सरकार के पास चश्मा ये होना चाहिए, पार्टी किसी मुद्दे में चुनाव लड़ ले, सत्ता में आ गई, सत्ता में जाने के बाद फिर जो बैठ गया वो सबका है, उसका तफरा एक होना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल है, आतंकी आतंकी है। हर कौम में गलत हो सकते हैं, हर धर्म हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मिलेगा पूरे धर्म कर नहीं सकते, एक व्यक्ति ने पूरी जाति में सकता। जो गलत है वो सजा दो, हम समर्थन करते हैं, कोई भी है जाए सजा दो। सजा अगर आप दोगे पार्सल भटोगे आप, कहीं मेरा गुंडा है। अच्छा, देखने को ऐसा लगता है कि सरकार या राजनेता जो भी है, कोई कहता है कि ये तुष्टिकरण, सरकार को तुष्टिकरण की राजनीति, सरकार या नेताओं को तुष्टिकरण की राजनीति करनी चाहिए या संतुष्टिकरण,
संतुष्टि कर। मैं कह रहा हूँ आर्थिक विकास आई थी। मैं आपको बता दूं, जिस देश में इकोनॉमिक बेसिस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी वो खत्म हो जाएगा। आर्थिक इशू होने चाहिए हमारे सामने। धर्म के मुद्दे की तो महात्मा बैठे हैं, हमारा क्या लेना चीज है। संसद पार्लियामेंट की तो बना रहे हैं हमारे आगे, हमारे ना लेंगे इस तरह के। वहाँ स्कूल के लिए बना रहे हैं, स्कूल बने, कॉलेज बने, शिक्षा बेहतर हो, शिक्षा बेटर हो, हमारे बच्चे पढ़े, भविष्य अच्छा हो, उसके लिए व्यक्ति कर रहे हैं हम। और आप हम उन्हें हम घंटा बजाएंगे क्या? बताओ भैया, इस तरह विकास हो क्या? और ये बताओ की बात आपसे मैं आपसे बता दूं, हम लेकर जा रहे हैं बताओ अच्छा 18 सदी में। मुझे प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आरोप है मेरा, ये इस भारत को 18वीं सदी में लिया चाहते हैं। मैं क्यों बताऊं आपसे, मैंने पढ़ा पूरा क्या 18वीं सदी में यहाँ हमारे व्यवस्था थी सती प्रथा। फिर का जाति पढ़ता हूँ, सती प्रथा। कोई लड़की या शादी वगैरह, मेरी बेटी आपकी बहन, और अकस्मात उसका हस्बैंड खत्म हो गया, बस एग्जैक्ट वर्जन में क्या व्यवस्था थी? हिंदू महासभा की व्यवस्था थी भारत की। अंग्रेज सरकार हिल गई थी, डर लगी थी, बोलना तैयारी था अंग्रेज। हिंदू महासभा की व्यवस्था थी, तभी ये कहता हिंदू। उस लड़की का जाता था तेरा पति मर गया, आपकी सती होना है। धतूरा पिलाते थे नशा करने के लिए, नशा पिला के श्रृंगार होता था उसका, 60 ढोल भर के जाते थे, नहीं होती लेकिन सब पति होती थी, पति होती थी। ये क्या बताओ भैया, तब भी यही माहौल था भारत का। अगर खिलाफ बोलोगे आप, धर्म विरोधी हो, भगवान विरोधी हो, तो और कोई खड़ा हुआ ना, राजा राम मोरा खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं होने। उन्होंने सवाल खड़ा करा, उन्होंने खड़ा करा कि लड़के और लड़के दोनों एक पहिए के, एक गाड़ी के पहिए होते हैं, एक पहिया टूट गया दूसरे को चलाओगे आप, और दूसरा टूटेगा समझ रहा है। वो लड़े लंदन तक, तक करेगी आज अगर पट्टा हो चुकी हमारी, तब भी धर्म का यह नंबर था। अरे धर्म विरोधी हो, पूरा मीडिया खड़ा हो जाता। अच्छा ही मीडिया नहीं सोचता है। अब क्या हुआ, एक प्रधानमंत्री भारत का कौन आया, वो हुआ है बिहार में देश का। ये क्या है, बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, अब क्या ये बोला कि ठीक है तोड़ चलाओ, तोड़ चलाओ, तोड़ घर जाए कौन ना, घंटा बजाओ, ताली बजाओ। अब तब बच्चे को देखा मैंने, गैली खड़े में ताली ठोक रहा था, घंटा ठोक रहा, घंटा। खुद को कोड़ना हुआ, पत्नी को हुआ, बेटे को हुआ, बीवी को हुआ, बजा ताली। देश का प्रधानमंत्री एक बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। और सुनो, उन्हें साल कर दिया उनने, ये देश अब पढ़े लिखों का नहीं है। अगर कोई अनपढ़ हो जाता तो बहुत है, लेकिन और एक लोग बजा रहता है, कोई सवाल नहीं कर रहा। क्या मतलब है कोरोना का और थाली का, बताओ यार। 1000 लोग मारे, लाखों लोग मारे गंगा में, दुनिया देखेगी। दिवाली मनवाली जनवरी बताइए, तो सब कुछ। लेकिन वो तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हमने कहा भाजपा वाले कहते हैं इन्हों कंट्रोल कर लिया कि सबसे पहले हमने। अरे साहब, अरे साहब, आप गंगा ही देखिए, आपने गंगा में डालते जो ऐसे बहरी थी वहां, दुनिया निहारी सीन थे। मेरा सवाल बात है कि मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कह रहा है घंटी बजाओ। अरे कहाँ ले आ रहे हो आप? फिर बच्चों को पढ़ा रहे अपना, क्यों पढ़ा रहे बच्चे बताओ? क्यों स्कूल फिर तो घंटी बजाते रहे, सब कुछ खत्म हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इस देश के 18 सदी में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। यानी कि आप अंधविश्वास बिल्कुल नहीं हो। अंधविश्वास को हमारे ऋषियों ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, परमहंस जी ने, बड़े बड़े ऋषियों ने हमारों को अंधविश्वास बंद है, और भारत एक टेक्नोलॉजी बना, और ये इसको फिर वही लेना चाहते हो। देखो सत्ता आती जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब कुछ ही नहीं है। बहुत बढ़िया जोई साहब, आपने बड़े ये ना करें इस तरह का, बड़े और जज्बे के साथ और बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ आपने सारे सवालों के जवाब। आखिर में मेरा एक सवाल है जी, आपकी ईमानदारी, आपकी सादगी, आपका भोलापन, आपकी वैचारिक प्रखरता बहुत है, लेकिन इसको संभालने के लिए क्या आपने कोई अपना कोई उत्तराधिकारी आगे नियुक्त किया कि आप एज काफी हो गई, इसके बाद कौन डील करे,
कौन लीड करे। मेरी कोशिश ये है, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे पहला संगठन है, आप इंटेलिजेंस से पूछो भी है, आप कहीं चले जाओ। मेरी पहली कोशिश है कि हमारा कोई कार्यकर्ता साइकिल से चल ले, पैदल चल ले, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता तरीका ना अपना, बिल्कुल। और एक एक अल्टरनेट पेश करे सामने, हम ऐसा काम करेंगे कम साधनों में। मैं आज गाँव में हूँ, खेती कर रहा हूँ, अपनी खेत पर काम करता हूँ, चाहता मैं चल जाता था, लेकिन मैं पैदल पहले जाता हूँ, फंस जाता हूँ। लेकिन तो सिंह कैडोजी को पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसान मजदूरी बात करते हैं जैसे कि, तो जो ताकतें लूटती हैं उनके साथ पैक करके आप चलोगे, उन्हें बचा नहीं पाओगे यार। तो हमारी कोशिश है कि जो हम लूट रहे हैं उनसे हम पैक करें, और उनसे पैक करके हम किसान मजदूरी बात करेंगे, कौन लड़ा है? और ये लोग कर रहे हैं जब तक, लेकिन हम अलग हो इनसे, हम ईमानदारी जारी करें। और हर एक टाइम देखो गलत बात हो रही, अधिकारी हमारी जो लोग कार्यकर्ता अधिकारी हमारे, और हम सबको टाइम दे रहे हैं, इसी आदर्श बने और एक विद्वान बने और ईमानदारी से आगे बढ़ाए, दूसरे होल्ड ना करें। क्यों वो फॉर्चून चल रहा है, उसमें चल रहा नहीं, तुम जो साधन उससे काम करो, बस काम ये हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत संतुष्टि, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अपना कीमती समय दिया। आप नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप घर आए और गांव में आए आप,